हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 28 फेब के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि डेली करंट अफेयर की क्लास हमारी आती है, लास्ट में रिवीजन की क्लास है, यानी जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए कंटेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के बारे में बात करेंगे और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे हर साल भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव की खोज करी गई थी सीवी रमन जी के द्वारा। और इस रमन प्रभाव की खोज के लिए ही 1930 में इनको क्या मिला था? इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। रमन प्रभाव की खोज की वजह से ही 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में। और ये दिन हम कब से मना रहे हैं? तो 1986 से मना रहे हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं सीवी रमन जी के बारे में बात करूं तो भौतिक विज्ञान विज्ञानी थे ये। और प्रोटॉन जो कण होते हैं ना, उसके बारे में इन्होंने खोज करी थी। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में इन्होंने खोज करी थी, जिसको रमन प्रभाव नाम दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर उन वैज्ञानिकों की लिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। तो देख लेते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और किस किस क्षेत्र के लिए कब कब इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो देखो, हर गोविंद खुराना को मिला है औषधि के क्षेत्र में। इन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या करी थी और प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में बताया था, जिसकी वजह से 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में बात करेंगे, जो भौतिक विज्ञानी थे और तारों की संरचना के बारे में, उनके विकास के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए थे, जिसकी वजह से 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और वेंकट रमन रामकृष्णन के बारे में बात करेंगे, जिनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए 2009 में नोबेल प्राइज मिला था। तो इनकी लिस्ट है, प्रॉपर दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आइए बात करते हैं भारत का जो प्राचीन विज्ञान रहा है, उसमें भारत ने किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा खोज करा है उसके बारे में। तो गणित के बारे में बात करें तो गणित के क्षेत्र में अगर हम प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो हमारे सामने आर्यभट्ट का नाम आता है, हमारे सामने ब्रह्मगुप्त का नाम आता है, जिन्होंने क्या क्या काम करे, शून्य की खोज करी, दशमलव प्रणाली की खोज करी, बीज गणित की खोज करी। इसके अलावा खगोल विज्ञान के बारे में बात करें तो पृथ्वी की परिधि के बारे में, सौर मंडल की संरचना के बारे में, इन सब के बारे में प्राचीन भारतीय जो हमारा इतिहास है, प्राचीन भारतीय हमारा जो शास्त्र है, उसमें पता चलता है। ज्योतिष वेदांत के बारे में बात करें तो वैदिक पाठ, 4000 ईसा पूर्व ही खगोलीय डेटा को प्रस्तुत करने वाला वैदिक पाठ आपको देखने को मिल जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो हम सुश्रुत के बारे में जानते हैं, चरक संहिता के बारे में जानते हैं, जिसमें हमें चिकित्सा से संबंधित, आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के बारे में। नेशनल प्रोटीन दिवस, जिसको हम 27 फरवरी को मनाते हैं हर साल। ओके, और इस बार हम इसका 5वां संस्करण मना रहे हैं। साथ में 2020 में 27 फरवरी को हमने पहली बार राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम जो दी गई है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोटीन के अधिकार के द्वारा प्रोटीन के साथ समाधान, प्रोटीन के साथ समाधान, इस थीम के साथ हम राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मना रहे हैं। अच्छा, इस दिन को मनाने का मोटिव क्या है? तो मोटिव ये है कि हर घर तक प्रोटीन की मात्रा पहुंचे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है, यानी कि सोलर बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ पर अनवेल्ड की गई है, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में इसका अनावरण किया गया है। ये सोलर जो बैटरी, यानी कि सोलर लाइट की ये जो प्लेट्स होती हैं, आप देख सकते हैं, जिससे सोलर एनर्जी बनती है, इसके बारे में बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी इस परियोजना का अनावरण कर दिया गया है। ओके, 2023 जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया है इस बार के लिए डॉक्टर अदिति सेंडे को। अच्छा, जीडी यानी घनश्याम दास। ओके, जीडी यानी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, जो 1991 से ही दिया जा रहा है। ये जो पुरस्कार है वो 50 साल से कम उम्र के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है, अगर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कोई अभूतपूर्व काम किया है, इस वजह से। क्लियर। अच्छा, साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये डॉक्टर अदिति सेन डे है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1974 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। क्लियर।
भौतिकी के क्षेत्र में काम कर रही हैं ये, और अभी 2009 से ही ये प्रयागराज में हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान में भौतिक विभाग में प्रोफेसर के पद पे काम भी कर रही हैं। और इनको 2018 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो 2018 में भी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जा चुका है, और ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भौतिक वैज्ञानिक के रूप में भी हम इनका नाम जानते हैं, तो जरूर याद रख लेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूएस और भारत के बीच किस विषय पर पहल शुरू हो गई है? तो साइबर सुरक्षा को लेकर ये पहल शुरू हुई है। अच्छा, कल या परसों की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि भारत का साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जो स्थान है वो क्या क्या है, तो 80वें स्थान पर भारत है, जैसा कि हम सबको पता है। और इस स्थिति में सुधार करना है, इसीलिए भारत और यूएस के बीच में साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, लगभग 1 महीने से। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोर्ड से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक भी हैं और उसके सीईओ भी हैं। इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। विजय शेखर शर्मा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके, जैसा कि आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से इसकी चिंताएं बढ़ गई थी, तो इसकी वजह से ही विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। साथ में मैं आपको बताऊं कि जो विजय शेखर शर्मा जी हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, इनके शेयर्स कितने हैं? तो 51% इनके शेयर्स हैं, और जो 49% शेयर हैं इसमें जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मदर कंपनी है जिसका नाम है 197, तो 197 के 49% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जैसा कि हमने इस मिशन के बारे में पहले भी अच्छे से पढ़ा था कि 2024 और 2025 के बीच में गगनयान मिशन भारत के द्वारा चलाया जाएगा, इसरो के द्वारा। और गगनयान मिशन में मानव अंतरिक्ष उड़ान भरेंगे, और इसके लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए जो पायलट हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उन 4 पायलटों के नाम यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन कौन से। तो कितने पायलटों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? 4 है, और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जब इनका सिलेक्शन हुआ तो उस समय केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन, और इसरो के अध्यक्ष जो हमारे हैं एस सोमनाथ जी, वो भी उपस्थित थे। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वहां पर इनके प्रशिक्षण के लिए इनको चुना गया है। इनके नाम देख लेते हैं। तो ग्रुप कैप्टन कौन है? पी बालाकृष्णन नायर। दूसरे ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन। ग्रुप कैप्टन है अंगद प्रताप, और विंग कमांडर है एस शुक्ला। क्लियर। आइए नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष के सरोगेसी नियम में संशोधन किया है? तो देखो, सरोगेसी क्या होता है? कोई भी दंपत्ति अगर पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं तो वो सरोगेसी की सहायता से पेरेंट्स बनने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करते हैं और पेरेंट्स बन जाते हैं। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया था 2022 में। ठीक है, तो उस नियम में संशोधन किया गया है। अच्छा, ये संशोधन क्या है? तो देश भर की महिलाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करी गई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया और कुछ नियम बनाए हैं। उस 2022 के नियम में संशोधन किया है, जिसमें विधवा और अगर कोई विधवा महिला है, कोई तलाकशुदा महिला है, तो उसके वेलफेयर को भी दिमाग में रखा गया है। साथ में सरोगेसी से संबंधित अगर कोई जोड़ा है और उसमें किसी दोनों जोड़े में से किसी एक में परेशानी है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के शुक्राणु या फिर अंडाणु को लेकर पेरेंट्स बन सकते हैं। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो देखो, अल्जीरिया में किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है, और अल्जीरिया का पहला सबसे बड़ा मंदिर है, तो याद रख लेंगे अल्जीरिया में किया गया है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने उद्घाटन किया? तो अब्देल मजिद तब्बोने ने किया है। ठीक है, इस मस्जिद का नाम क्या है? तो उसका नाम भी देख लेते हैं। तो जामा अल जाज़ैर। क्या नाम है? जामा अल जाज़ैर। नेक्स्ट बात करेंगे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? अभी तक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज की नियुक्ति करी गई है। और मरियम नवाज कौन है? तो नवाज शरीफ की बेटी है ये। क्लियर। नेक्स्ट
बात कर लेते हैं। अदानी ग्रुप ने कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश में रक्षा गैलरी बनने वाली है। तो इस रक्षा गैलरी को ध्यान में रखते हुए कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अदानी ग्रुप के द्वारा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो 500 एकड़ में फैला हुआ है। ये 3000 प्लस करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 4000 से अधिक नौकरियां इसमें दी जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देखो, सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन है, इसको बनाया जाएगा और इसमें 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, क्योंकि इसमें कई सारी सुरंगें, कई सारे पुल भी बनाने पड़ेंगे। तो सिक्किम के रंगपो में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे इस बात को। और साथ में ही 14 सुरंगों और 22 पुलों का निर्माण भी किया जाए। देखिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। किस गेम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? तो देखो, 19वें नंबर का एशियाई गेम्स हुआ था और चौथे नंबर का पैरा एशियाई गेम्स हुए थे। तो इन दोनों एशियाई गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने, जो सेना से संबंधित थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता, ओके, तो उनके लिए एक स्कीम लेकर आई है, प्रोत्साहन स्कीम की तरह हम समझ सकते हैं। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत अगर इन दोनों गेम्स में किसी ने गोल्ड मेडल जीता है तो उसको 25-25 लाख रुपए, किसी ने सिल्वर जीता है तो 15 लाख रुपए और किसी ने ब्रॉन्ज जीता है तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण निधन के बारे में। 64 वर्षीय कांग्रेस विधायक थे। ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे, कर्नाटका के सुरपुर से संबंधित थे। इनका नाम है राजा वेंकटप्पा नाइक। ठीक है, तो बेंगलुरु में इनका एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। किसकी वजह से? तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से। संसद में सबसे अधिक उम्र के सांसद थे ये। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शफीकुर रहमान। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संसद के सबसे वरिष्ठ विधायक, सांसद जिनका निधन हो गया है, उनका नाम बताओ। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो यूपी में समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। मुरादाबाद में इनका निधन हो गया है। इनका नाम है शफीकुर रहमान और 94 साल के थे ये। क्लियर? रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ हमने कल पढ़ा था। तो 27 फरवरी को हमने विश्व एनजीओ दिवस मनाया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब सेना के द्वारा जीता गया, जैसा कि हम सब ने अच्छे से कल पढ़ा था। विश्व बैंक की जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? तो गीता बत्रा बनाई गई हैं। पर्पल फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अमृत उद्यान में इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और गोवा में भी पर्पल फेस्टिवल चला था जनवरी के महीने में, इसके बारे में भी याद रखना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से किसे हटाया गया है? तो यूएई को हटा दिया गया है। और किसे शामिल किया है? तो कल हमने पढ़ा था केन्या और नामीबिया को शामिल भी किया गया है। विमर्श 2023 5G हैकथॉन का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया, जैसा कि हम सबने अच्छे से पढ़ा था कल। भारत ने किसके साथ धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किया है? तो देखो, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया है भारत के राजस्थान में। और भारत और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का नाम बताना है। केबल स्टे ब्रिज का नाम बताना है, जिसको हम सुदर्शन सेतु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुदर्शन सेतु के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई क्या है? तो 2.32 किलोमीटर है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। एचडीएफसी बैंक को किस में हिस्सा बिक्री के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो एचडीएफसी क्रेडिला में बिक्री के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। भारतीय नागरिकों के लिए दुबई ने कितने वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है? तो 5 साल के लिए मल्टी एंट्री वीजा पेश किया गया है दुबई के द्वारा। यूजीसी ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यह दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो जरूर याद रख लेना, पहला एशियाई देश फिलीपींस है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर का नाम बताना है। तो जयसिंथा कल्याण इनका नाम है। क्या नाम है? जयसिंथा कल्याण। नेक्स्ट बात करेंगे, अमेजन वर्षावन में अब तक के सबसे बड़े किस जीव की खोज की गई है? तो एनाकोंडा की खोज की गई है। ओके, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहाँ पर स्थित किया गया है? तो आईआईएम शिलोंग में स्थित किया गया है।
केंद्र सरकार ने किसे सीवीसी का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन किस स्थान के एथलीटों ने जीती है? तो भोपाल के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जो पैंगोंग झील से स्टार्ट हुई थी जीत ली है। ओके, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन थे वो हुए थे। 120 एथलीट ने भाग लिया था, जिसमें भोपाल के 2 एथलीट ने जीत हासिल करी है 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के लिए। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ भेजा है? तो थाईलैंड भेजा है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ओके, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।